Okay, Vachavadi, we will discuss this chapter carbon an important element. Actually ये चैप्टर आपका 10th में भी कंटिन्यू हुआ है, ठीक है. सो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम एक्सटेंसिवली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू टच बेस विथ व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कार्बन, ठीक है. ओके, सो कार्बन में भाई साहब क्या है, अकरेंस, प्रॉपर्टीज, एलोट्रोप्स क्या क्या है आपके, हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, अकरेंस, प्रॉपर्टीज एंड द चैप्टर एट अ ग्लांस. ओके, सो कार्बन अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज. तो कार्बन के भाई साहब एलोट्रोप्स होते हैं. तो कार्बन पहली बात तो क्या है भाई साहब, व्हाट इज इट, कार्बन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट. नॉन मेटालिक एलिमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, नॉन मेटालिक एलिमेंट, इट इज नॉट मेटालिक. ये एक मेटल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट मेटालिक, ठीक है. और कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. तो कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, नॉट अ मेटल, ठीक है. हम सब में कार्बन है, ठीक है, हम सब में कार्बन है. कार्बन क्यों आ रहा है सब में, बाय द कमिंग इन एवरी थिंग. देखो प्लांट्स क्या है भाई साहब, प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज. कैसा है भाई साहब आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये आप पढ़ चुके हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, दिस विल गिव C6H12O6 प्लस 6O2, है कि नहीं, ये आपका ग्लूकोज है. ये ग्लूकोज एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सबके अंदर भाई साहब ये ग्लूकोज आ जाएगा. और इस ग्लूकोज में भाई साहब कार्बन है, ठीक है, इसीलिए सारे जंतु जीव में आपका भाई साहब कार्बन रहेगा. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विल हैव कार्बन इन देम, ठीक है. एनसीपी तो नहीं आई है आज, और जानवी भी नहीं आई है. ओके, तो सारे जीव जंतु में भाई साहब आपका कार्बन रहेगा. सो कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, मेटालिक, अर्दन, ग्लास सब्सटेंसेस, फूडस्टफ्स, क्लोथ्स, फ्यूल्स, सब में कार्बन होगा. फूड में तो कार्बन होना ही होना है. क्लोथ्स में कैसे कार्बन आ जाएगा, क्लोथ में कैसे कार्बन आ जाएगा भाई साहब, क्लोथ आपका कॉटन से बनता है, और कॉटन पेड़ भी उगता है, तो जो भी चीज पेड़ में उगेगी उसमें अपने आप कार्बन आ ही जाएगा, ठीक है. सो क्लोथ्स, फ्यूल्स, फ्यूल्स कैसे बनते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके कैसे बनते हैं, व्हेन द डेड प्लांट एंड एनिमल, आप देखो यहाँ पे डेड प्लांट एंड एनिमल है जो बहुत दिनों से धरती के नीचे होता है, उसको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है. They are exposed to tremendous amount of temperature and pressure because of which they turn into fuels, ठीक है. तो जैसे आपका कोल बनना, जैसे आपका भाई साहब कोल हो गया, then we have डीजल, देन वी हैव अदर फ्यूल्स, तो ये आपका भाई साहब फ्यूल्स बन जाएंगे, दे विल बेसिकली चेंज इनटू फ्यूल्स. तो सारी चीजों में अगर आप देखोगे भाई साहब कार्बन बन रहा है, ठीक है, सारी चीजों में. दूसरी चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन का सिंबल क्या है, सी, कैपिटल सी. एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब इसका 6, एटॉमिक मास क्या है आपका 12. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भाई साहब देखो, इसका कार्बन का सिंबल आपको क्या दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे, सी, एटॉमिक नंबर है सी, एटॉमिक मास है 12. तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 6. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 12 माइनस 6, दैट इज 6, ठीक है. तो आपके भाई साहब ये सब के सब 6 हो गए. अभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम देखेंगे, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके बचे कितने 4, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब 4, द वैलेंसी विल बी 4. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम, ठीक है, दिस विल बी द वैलेंसी. टेस्ट फॉर कार्बन ऑन हीटिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ड्राई लीव्स अ ब्लैक. अभी देखो ड्राई लीव्स क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन तो होना ही होना है भाई साहब, सारे एनिमल और प्लांट मैटर में आपका कार्बन होगा, ठीक है. सो ऑन हीटिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ड्राई लीव्स अ ब्लैक सब्सटेंस रिमेन्स बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन. तो एक ब्लैक सब्सटेंस रह जाता है. अगर आप कोई भी पत्ते को लेंगे, ड्राई लीव, सूखे पत्ते को, और उसको हीट करेंगे तो काला देखो रह जाएगा, ये जो रह जा रहा है ये बेसिकली ब्लैक कार्बन है, ठीक है. दिस इज कार्बन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये नाम ही पड़ता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज कंपाउंड्स कार्बन कंटेन कार्बन एज द मेन एलिमेंट, क्योंकि कार्बन आपका फूड चेन में आ रहा है कहां से, प्रोड्यूसर्स से. देखो प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं. प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है भाई साहब, कंज्यूमर्स. और इन कंज्यूमर्स में बहुत सारे हैं आपके. कंज्यूमर्स में आपका हर्बीवोरस होता है, ठीक है, फिर आपका कार्निवोरस होता है, फिर एपेक्स कार्निवोरस होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो कार्बन आपके फूड चेन में आ ही जाएगा। और कार्बन अगर आपके फूड चेन में आ जाएगा तो सारे ऑर्गेनिजम्स में आपका कार्बन आ जाएगा। एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव कार्बन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज द मेन एलिमेंट। इनमें वैसा कार्बन मेन एलिमेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके मिनरल्स से आते हैं। तो आपका ना पहले क्या था, एक थियरी थी जिसको अपन बोलते थे वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थियरी। अभी इस वाइटल फोर्स थियरी का क्या चक्कर है, तो पहले माना जाता था कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो भाई साहब प्लांट्स हो या चाहे वो हो भाई साहब एनिमल्स, इनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। only they are capable of making organic compounds. All plants and animals are only capable of making organic compounds. ये आपका वाइटल फोर्स थियरी था। तो वाइटल फोर्स क्यों बोलते हैं, तो ऐसा साइंटिस्ट सोचते थे कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई मैजिकल फोर्स है। ठीक है, सम मिस्टीरियस फोर्स इज देयर इन लिविंग थिंग्स बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, carbon and compounds are produced. There is some inherent mysterious force inside all living plants and animals because of which carbon compounds और organic compounds are produced. और इसी को अपन बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। कोई मैजिकल फोर्स है भाई साहब, कोई जादुई शक्ति है सारे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसके वजह से भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जर्मन साइंटिस्ट वोलर ने बोला कि भाई साहब नहीं, हम तो उन्होंने क्या किया, यूरिया प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो यूरिया देखो उन्होंने प्रिपेयर किया लैब में, NH4CNO, इसको हीट करके भाई साहब बना NH2CONH2, ये भाई साहब बन गया आपका यूरिया। दिस इज यूरिया। तो पहली बार भाई साहब यूरिया बन गई। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम यूरिया वाज प्रोड्यूस्ड बेसिकली। ठीक है, सो ये पहला वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इसके पहले वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोल रहा था कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स ही बना सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्लांट्स और एनिमल्स बना सकते हैं। लेकिन पहली बार इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हुए जर्मन साइंटिस्ट वोलर ने लैब में यूरिया बना डाला। अभी यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन क्या वो एनिमल बना रहा है, नहीं, उन्होंने भाई साहब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इसको बना डाला। ठीक है, सो वाइटल फोर्स थियरी बेसिकली वाज कैंसिल्ड। तो यहाँ पे देखो जो वाइटल फोर्स थियरी थी, तो यूरिया बनाना, इन्होंने जो यूरिया बनाया ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर बनाया। सो द क्रिएशन ऑफ यूरिया बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द लैब first confirm that carbon compounds can also be prepared in the lab. We do not need living plants and animals in order to produce carbon and its compounds. ठीक है, इसके पहले क्या था, वाइटल फोर्स थियरी को कंसिडर किया जा रहा था, जिसके हिसाब से साइंटिस्ट ये मानते थे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई जादुई शक्ति है जिसके वजह से भाई साहब ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। बट द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द लैब बाय वोलर confirmed that the organic compounds can just not be prepared inside living beings, it can also be produced and prepared outside living beings. ठीक है, सो इससे आपका वाइटल फोर्स थ्योरी कैंसिल हो गया। अभी अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। देखो जैसे नेचर में कार्बन कहां कहां एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोल में कार्बन रहता है भाई साहब। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोक, तो ये फ्री स्टेट है। और कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया भाई साहब। जैसे समझ लो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें भाई साहब है। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है जिससे आपका भाई साहब मार्बल होता है, इसमें रहता है भाई साहब कार्बन। तो इन सब तमाम चीजों में कार्बन है। तो फ्री स्टेट एज कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ऐसा रहता है कार्बन। कंबाइंड स्टेट है, दीज आर ऑल कंबाइंड स्टेट्स। सो कार्बन कैन अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, it can occur in both states. Carbon can occur in free state as well as in the combined state. In free state it occurs as diamond and graphite. ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, एज डायमंड एंड ग्राफाइट। कार्बन ये लिखने का काम भी करेंगे आप। इन फ्री स्टेट इट विल occur as diamond as well as graphite. ठीक है, इन द combined state it occurs as कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स। ठीक है, तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, इन कार्बोनेट। तो
ये आपका फ्री स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। तो ग्रेफाइट अगर आप देखोगे ये भी आपका सिर्फ कार्बन है, और डायमंड भी आपका भाई साहब क्या है, दिस इज ऑल्सो जस्ट कार्बन। ठीक है, ये आपका भाई साहब फ्री स्टेट हो गया। फ्री स्टेट मतलब मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं है, फ्री स्टेट मतलब किसी और के साथ कंबाइंड में नहीं है, एक कॉम्बिनेशन में नहीं है। ठीक है, ओके। इन द कंबाइंड स्टेट ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ठीक है, कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3, मार्बल, कैलामाइन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जब हमको मिलता है ये सारे आपके भाई साहब कंबाइंड स्टेट्स के, ठीक है। तो कार्बन कैन अकर इन combined state in occurs in these formats, it will occur in these formats, ठीक है। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इसमें भी आपके कार्बन होंगे, ठीक है। सो दीज आर कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, हमारे शरीर को जो भी लगता है प्राइमरली उसमें कार्बन रहता है, ठीक है। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल फाइबर्स, आपके फाइबर है, आप जो कपड़ा पहनते हो वो कॉटन से बना हुआ है, कॉटन में भी भाई साहब कार्बन रहेगा। वुल, जो भाई साहब एनिमल सेल आता है, सिल्क, ऑल दीज विल कंटेन कार्बन, ठीक है, इसमें भी भाई साहब कार्बन होगा। इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.27 आपका कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट आपका कार्बन प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में, मतलब जमीन के अंदर कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 0.27%। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। तो बहुत सारे कार्बोनेट्स हैं आपके, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब में वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका अकरेंस ऑफ कार्बन हो गया, मतलब कहां कहां पे कार्बन एग्जिस्ट करता है, वेयर ऑल डज कार्बन एग्जिस्ट, हो गया। इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इट एग्जिस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंटेज है भाई साहब, 0.03%, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल आउट कर रहे हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी आर एक्सेलिंग आउट, ये आपका 0.03% है। इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है हमसे, प्लांट्स, टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, ओके। सो ये आपका अकरेंस ऑफ कार्बन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक नेचर। अभी एलोट्रोपिक नेचर मतलब क्या है, व्हाट इज एलोट्रोप? एलोट्रोप मींस व्हाट पीपल, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one physical form is known as allotropy, ठीक है। ये भाई साहब आपका एलोट्रोपी हो गया, ठीक है। एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज नोन एज एलोट्रोपी, ठीक है। तो आपका जैसे समझ लो कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या हैं, तो एलोट्रोप्स भाई साहब आपका हो गया डायमंड, डायमंड इज एन एलोट्रोप, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप, ठीक है। और भाई साहब एलोट्रोप क्या है, फ्यूलरिन इज एन एलोट्रोप, फ्यूलरिन, ये आपका, इसको हम भाई साहब बकमिंस्टर फ्यूलरिन बोलते हैं, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, इस पे अभी भी स्टडीज चल रही हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट तो पुराने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द एलोट्रोपिक, एलिमेंट्स अकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स व्हिच हैव द कैपेसिटी to occur in more than one form where the chemical properties of these different forms are the same. chemical property diamond की और graphite की same होगी, but the physical properties are different, is called as allotropy। पहले तो इसको लिख लीजिए, मैं समझाता हूं उसमें क्या होगा, ठीक है। what is allotropy? ठीक है, तो आप समझिए इसको, एलोट्रोपी क्या होती है, यहाँ पे एलिमेंट्स विच कैन अकर इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म वेर इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसको अपन बोलते हैं एलोट्रोपी, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एलोट्रोपी। अभी जैसे देखो दो फॉर्मेट्स है, डायमंड और भाई साहब ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों एलोट्रोप्स हैं। अभी अगर डायमंड को आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसको भी अगर हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भाई साहब सेम हो गई, लेकिन डायमंड भाई साहब हार्ड है, ठीक है, इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन,
इसको भाई साहब आप 500 माले की बिल्डिंग से अगर नीचे फेंक दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट। ये इतना हार्ड है, इट इज हार्डर देन इवन मेटल्स। ग्राफाइट अगर आप देखोगे, ग्राफाइट को आप यूज करते हो लुब्रिकेशन के लिए, मतलब जब आप बाइक्स की सर्विसिंग कराते हो, या समझ लो ये आपका शटर है, वो लोग ग्रीस लगाने आते हैं ना, ग्रीस लगा दे, क्या वो एक्चुअली ग्रीस नहीं, वो ग्रीस बेसिकली जो होता है वो ग्राफाइट ही है, दैट इज बेसिकली ग्राफाइट। वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फर्क है, ठीक है। सो एलिमेंट्स विच कैन अकर इन मोर देन वन फॉर्मेट wherein the chemical properties are same but physical properties are different is known as allotropy, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। so carbon has this property of existing as diamond, carbon can exist as graphite, carbon can exist as coal, so अलग अलग फॉर्मेट्स में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, and these are allotropic forms। okay, carbon exists allotropy, allotropes of carbon क्या क्या है भाई साहब, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म है और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है भाई साहब, आपका रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे भाई साहब रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अगर आपने डायमंड देखा रहेगा तो उसका भाई साहब एक रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट है भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हैव रेगुलर, तो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट्स में जो एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप दो टाइप के हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में कौन कौन आते हैं, हैव अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है एटम्स, ऐसा अफला तफली नहीं है। हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, इनका शेप भी भाई साहब डेफिनेट होता है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरिन, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट तो पुराने हैं, फ्यूलरिन नया डिस्कवर हुआ है। फ्यूलरिन को हम C60 भी बोलते हैं, ठीक है। एट सम प्लेसेस इट इज नोन एज बर्कमिंस्टर फ्यूलिन, it is known as Buckminster fullerene, actually the person who has discovered it, उसके नाम पे, ठीक है। तो ये आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए एलोट्रोप्स। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन द सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती हैं भाई साहब, अगर हमने इसको ऑक्सीजन में हीट किया तो क्या होगा, अगर हमने इसको एसिड से ट्रीट किया तो क्या होगा, अगर हमने इसको बेस से ट्रीट किया तो क्या होगा, दीज आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एमरफस या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म हैव अरेंजमेंट्स, इनका भाई साहब सब चित्रा बितरा है, ठीक है। एमरफस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैव अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इज नॉट रेगुलर, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपके रेगुलर नहीं है। एग्जांपल कोल, चारकोल, कोक, ये भाई साहब हो गया भाई साहब आपका एमरफस फॉर्म्स, ठीक है। कोल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, दीज आर ऑल एमरफस फॉर्म्स। सो डायमंड के दो फॉर्म, आपके कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्मेट्स में दो फॉर्मेट हो गए, एक हो गया क्रिस्टलाइन और एक हो गया भाई साहब आपका एमरफस, ठीक है। क्रिस्टलाइन में ये फॉर्मेट्स आ गया और एमरफस में ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सम टिल नाउ? तो डायमंड का स्टडी कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। व्हाट इज डायमंड? तो स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे डायमंड के स्ट्रक्चर को इंटरनली देखोगे तो ये कार्बन एटम है जो चार कार्बन एटम से, हर एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से सराउंडेड है। एवरी कार्बन एटम इज बेसिकली सराउंडेड बाय फोर कार्बन एटम्स। यहां पे भी देखोगे एक कार्बन एटम है, एक दो तीन चार, इसके आजू बाजू चार होंगे। ये वाला देखो, एक दो तीन चार, ठीक है। कोई भी कार्बन एटम बोलोगे, ये वाला कार्बन एटम एक दो तीन और ये चार, सारे कार्बन एटम्स दे आर सराउंडेड बाय फोर कार्बन एटम्स, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायमंड। तो स्ट्रक्चर भाई साहब क्या है, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर नेबरिंग एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई साहब, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो अभी आप समझिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब क्या होता है। कोवैलेंट bonds, covalent bonds means where sharing of electrons happens, sharing of electrons, ठीक है। तो समझ लीजिए भाई साहब ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है भाई साहब एक, इसका दो, ये तीन, ये चार, ऐसे है भाई साहब, सारे कार्बन ऐसे शेयर हो रहे हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो दीज आर बेसिकली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब, लंबा सा चेन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 8, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर नेबरिंग एटम्स बाय कोवैलेंट bonds forming a three-dimensional structure. Properties of diamond,
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। एंड इट्स डेंसिटी इज हाउ मच, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है भाई साहब, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट्स डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। when diamond is heated at 800 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of oxygen, only carbon dioxide is formed, ठीक है। अगर हम डायमंड को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, व्हेन डायमंड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डेंसिटी इसकी कितनी है भाई साहब, 3.5, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट एंड इज रेजिस्टेंस टू एसिड एंड बेसिस, ये भाई साहब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, एंड इट रेजिस्टेंस टू एसिड एंड बेसिस, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में डायमंड डिसॉल्व नहीं होता है, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड बेसिस, मतलब एसिड और बेसिस में भी आपका नहीं होगा। इसलिए देखो आपके जो हीरे जवाहरात है, उसको अगर आप जमीन के नीचे भी गाड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये जो हीरे रहेंगे ना, डायमंड्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंपैक्टेड, और फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी रख दोगे तो भी इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जमीन के नीचे जितने भी एसिड्स और बेसिस हैं, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट विद इट, सो डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट एंड इज रेजिस्टेंट टू एसिड एंड बेसिस, और एसिड्स और बेसिस दोनों में भी ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब इससे भाई साहब हार्ड चीज और कुछ है नहीं, डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है भाई साहब, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, when it is heated to 800 degree centigrade in the presence of oxygen, only carbon dioxide is formed, ठीक है। bad conductor of electricity, uses of diamond क्या क्या हो जाएंगे, used in glass cutting and rock drilling machines, ठीक है। used as a precious stone in jewelry, diamond knives are used in eye surgery, ठीक है। diamond dust is used for polishing other diamonds, used to make windows, giving protection from radiation in space and in artificial satellites, इसको लिख लीजिए भाई साहब।
तो इसमें ग्लास कटिंग में और रॉक ड्रिलिंग में डायमंड का यूज होता है, ठीक है। डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन इन ज्वेलरी, ऑब्वियसली। इट्स यूज फॉर आई सर्जरीज। आई सर्जरी मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड आई सर्जरीज में, समझ लो आई के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल चला गया है जिसको रिमूव करना है, या सम आई सर्जरीज, उसमें आपका डायमंड नाइव्स आर यूज, ठीक है। डायमंड क्योंकि आपका लेंस होता है, ठीक है, लेंस ग्लास ही होता है, अप्रोक्सीमेटली एक ग्लास की टाइप की होता है, तो इसीलिए आपका डायमंड यूज होता है। डायमंड डस्ट यूज पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। दूसरे डायमंड्स को पॉलिश करने में डायमंड डस्ट यूज होता है। यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आपके जो स्पेस क्राफ्ट बनते हैं उनका जो विंडो बनता है वो डायमंड से बनता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगे विच कैन हार्म द पीपल हु आर देयर इनसाइड। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ग्राफाइट विच इज द अदर एलोट्रोपिक फॉर्म। ग्राफाइट में कैसा होता है, देखो ऐसे प्लेट्स टाइप के होते हैं, ये यहाँ पे भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ये एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड होंगे, दे विल बेसिकली कीप ऑन स्लाइडिंग, ठीक है। सो स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो ये आपका हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो वन लेयर इज ओवर द अदर, और इसीलिए ग्राफाइट में भाई साहब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। Each graphite crystal is made up of many sheets of layers of carbon atoms. So बहुत सारे sheets और layers होते हैं carbon atoms के। One layer of graphite is called as graphene. ठीक है, तो ये एक layer को अपन क्या बोलते हैं, one layer of graphite is called as graphene. इसको अपन बोलेंगे भाई साहब graphene. ये one layer of graphite is known as graphene. ठीक है, so लेयरिक अरेंजमेंट है, बेसिकली लेयरिक अरेंजमेंट, ठीक है। और इसी लेयरिक अरेंजमेंट के चलते क्या होता है भाई साहब, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता है, इसीलिए ग्राफाइट हमको एक क्रीम की तरह दिखता है, ठीक है। डायमंड इतना हार्ड है लेकिन ग्राफाइट हमको एक क्रीम की तरह दिखता है क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राफीन। Properties of graphite: black, soft, brittle and slippery, good conductor of electricity. Due to layered structure, graphite can be used for writing on paper. तो इसको अपन भाई साहब जैसे ग्राफाइट के पेंसिल्स होते हैं, ठीक है, we can use to write it on paper. It has having a density of 1.9 to 2.3 gram per centimeter cubic. Does not dissolve in most of the solvents. ज्यादा करके solvents में graphite dissolve नहीं होता, ठीक है, it doesn't dissolve in most of the solvents. Uses of graphite क्या क्या है, for making lubricants, ठीक है। लुब्रिकेंट्स मतलब आपके जैसे यू नो ऐसी चीजें जिससे आपका स्मूथ फंक्शनिंग हो, ठीक है। तो मशीन्स में लुब्रिकेंट्स फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं इससे। ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली बैटरी के डिजाइन में बनते हैं। पेंसिल्स फॉर राइटिंग, पेंट्स, पॉलिश, ठीक है। आर्क लैम्प्स विच गिव अ वेरी ब्राइट लाइट। तो एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने एक बल्ब लिया और यहाँ पे एक बैटरी ली या सेल लिया और इसको भाई साहब एक पेंसिल जिसको आपने दोनों तरफ से शार्पन किया है उसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स व्हाट, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इनसाइड द पेंसिल थ्रू द ग्राफाइट। ग्राफाइट से ये पेंसिल से ये फ्लो हो रहा है, तो ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ग्राफाइट गुड कंडक्टर है इसीलिए उसमें से भाई साहब कंडक्शन हो रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली प्रूव्स दैट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Okay, the electric bulb in the circuit glows. Graphite present in the pencil lead is a good conductor of electricity. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, okay, okay. Fullerene ये आपका नया है, ठीक है, this is basically something new. Fullerene are found in soot and in interstellar space, ठीक है। The first example of fullerene is Buckminster fullerene. जैसे मैं आपको बोला, इस पे अभी भी स्टडीज चल रही है। This is another allotropic form of carbon. Buckminster fullerene is C60. Okay, so fullerenes are found in soot and in interstellar space. The first example is Buckminster fullerene. Properties क्या है? Fullerenes are found in the form of buckyballs and bucky tubes. There are 30 to 900 carbon atoms in one molecule of fullerene. ठीक है? They are soluble in organic solvents. कौन कौन से organic solvents में कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन इसमें भाई साहब soluble होते हैं. Uses as insulators, as a catalyst in water purification. सूट, सूट मतलब टेन सूट, सूट करना। ओके भाई साहब, सूट मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका मोमबत्ती जब बुझ बुझ जाता है तो एक
काला सा फ्लेम निकलता है, इसको अपन सूट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज को आप बर्न करेंगे और काला सा जो फ्लेम निकलता है उसको अपन सूट बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूलरिन, तो फ्यूलरिन्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स, इसको कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे इस तरह के 30 से 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूरिन। एक मॉलिक्यूल में इतने सारे कार्बन एटम्स होते हैं, 30 से लेकर 900 तक। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, सो सम नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विल बी, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक डाइसॉल्वेंट। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ऑल दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो फ्यूलरिन को हम किसमें यूज करते हैं, एज इंसुलेटर्स, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हम फ्यूलरिन को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी इन सर्टेन टेम्परेचर्स, सुपर कंडक्टिविटी को आप नहीं समझ पाएंगे, बट आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि जब भी आप बेसिकली किसी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कभी कभी कोई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके जो भले ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल भी नोट नहीं बनाता है। ठीक है, सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स you will find that they start conducting electricity, that is called superconductivity. So at certain temperatures fullerene will start conducting electricity. Graphite good conductor at all times, diamond insulator कभी भी वैसा कंडक्शन नहीं करेगा, fullerene will start superconductivity at certain temperatures, कुछ टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे इसका तो वो कंडक्टिविटी चालू कर देगा। These are what crystalline forms, crystalline allotropic forms of carbon, crystalline formats में है ये। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स, अभी इनमें अगर हम देखें द एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर कोल, चारकोल एंड कोक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई साहब आपके एमॉर्फस फॉर्म्स। क्या क्या हो गए भाई साहब आपके, द एमॉर्फस फॉर्म्स आर कोल, चारकोल एंड कोक, दीज आर द एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आप भी बिल्कुल नहीं लिखती। ठीक है, तो एमॉर्फस फॉर्म्स हो गए ये। कोल आपका क्या हो जाएगा, हाउ इज कोल फॉर्म, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल, अगर बहुत दिनों से आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो मर गए हैं वो जमीन के नीचे, इफ दे आर सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो समझ लो भाई साहब आपका ये दिस इज बेसिकली अंडर द अर्थ, यहाँ पे आपके जमीन के नीचे डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, यहाँ पे भाई साहब हाई प्रेशर and high temperature, they are subjected to high pressure and high temperature. ठीक है, dead animals and plants under the soil which have been subjected to high pressure and temperature, they become fossil fuels. ठीक है, अभी देखो इनमें क्या होता है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स में कार्बन तो रहेगा ही, और इस कार्बन को जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फॉसिल फ्यूल। अभी ये फॉसिल फ्यूल्स में से भाई साहब कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और भी दूसरी चीजें होती हैं। फॉसिल मतलब होता है जो एनिमल या प्लांट रिमेन से आ रहा हो, फॉसिल मींस दैट समथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ प्लांट और एनिमल रिमेन्स। ठीक है, तो इसमें होता है ये, तो बहुत टाइम लगता है इस कोल को बनने में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, 4 टाइप ऑफ कोल्स हैं। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, ठीक है, आपके कोल्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये अर्थ के डेप्थ में बनेगा, है ना। ठीक है, जितना डीप आप जाएंगे उतना अच्छा कोल मिलेगा, क्योंकि उस कोल को या उस कार्बन को उतना ही हीट और प्रेशर मिला है। ठीक है, सो जो आपको एकदम थोड़े से सॉइल के नीचे मिलता है उसको अपन बोलते हैं पीट। ठीक है, थोड़ा और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भाई साहब लिग्नाइट, ये कोल के फॉर्मेट्स हैं। थोड़ा और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भाई साहब बिटुमिनियस कोल। ठीक है, दिस इज भाई साहब बिटुमिनियस कोल। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल मिलेगा, दैट इज नोन एज एंथ्रासाइट। ठीक है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत हाई है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी हाई नहीं है। ठीक है, हालांकि ये भी जलाने में काम आता है और ये भी जलाने में काम आता है, बट दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल।
So these are different forms of coal which are found at different heights. ठीक है, below the ground. तो below the ground मतलब ये उतने ही दिनों तक एक, तो कौन ज्यादा जमीन के नीचे रहा होगा? ऑब्वियसली ये वाला, और इसको ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पे एक्सपोज हुआ रहेगा, इसलिए एंथ्रासाइट बना है। जितने देर तक और जितने टाइम तक भाई साहब जो कार्बन का फॉर्मेट है वो जमीन के नीचे रहा होगा, वो उतनी ही अच्छा फॉसिल फ्यूल बनाएगा, वो उतना ही अच्छा फॉसिल फ्यूल बनाएगा। ठीक है, सो आपका देखो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. Formation of lignite is the second step in the formation of coal. Formation of bituminous coal is the third step in the formation of coal. And anthracite, it is known as the purest form of coal, best format है coal का. ठीक है, so these are the four formats of coal. Contains a high proportion of water, less 60% of carbon है इसमें. ठीक है, इसमें ज्यादा water है, पानी का कंटेंट ज्यादा है इसमें। ठीक है, कंटेन 60 to 70% ऑफ कार्बन। जैसे जैसे आपका कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोल की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। इट विल बी अ मोर एफिशिएंट फ्यूल। कंटेन 70 to 90% ऑफ कार्बन, कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें सिर्फ 60% कार्बन है, इसमें 60 से 70% है, इसमें 70 से 90% है, और उसमें भाई साहब 95% से ज्यादा है। ठीक है, नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन, ज्यादा हम इससे हीट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। किससे? पीट से। लिग्नाइट, इट इज फॉर्म फ्रॉम पीट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, इट इज हार्ड। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमको हीट नहीं मिलेगा। बेस्ट आपका भाई साहब एंथ्रासाइट है। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम लिख लिया भाई साहब, लिख लीजिए भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्मेट्स ऑफ कोल है ये। ठीक है, कोल एक आपका फॉसिल फ्यूल है और इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। पीट हो गया भाई साहब, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस कोल, देन वी हैव एंथ्रासाइट। अलग अलग लेवल ऑफ अर्थ पे पाया जाता है और इनका कार्बन कंटेंट भी अलग होता है, और इनसे जो हमको हीट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। द हीट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम देम इज ऑल्सो डिफरेंट। डन डन, ठीक है, ओके, चलते हैं भाई साहब। यूजेस ऑफ कोल, कोल का यूज अभी भाई साहब देखो फैक्ट्रीज में आपका कोल यूज होता है, जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे हीट का रिक्वायरमेंट होता है और जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी से उस हीट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपका इन फैक्ट्रीज एंड एट होम्स, ठीक है, कहीं कहीं पे आपका चूल्हा चौका भी भाई साहब कोल से चलता है। ठीक है, टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। तो कोक, कोल गैस और कोल टार, इससे जो कोल टार होता क्या है, रास्ते बनते देखे आपने, तो उसमें जो आपका जो कोल टार होता है वो बेसिकली डामर, डामर समझते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली कोल टार। ठीक है, सो ये आपका कोल टार है, कोल गैस है, कोल टार है, ये आपके रास्ते के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजेस ऑफ कोल। चारकोल, मेड फ्रॉम एनिमल बोन्स, ऑन्स एक्सेट्रा। ये आपका किससे बनता है? एनिमल बोन से। तो एनिमल्स जो हैं वो जब दफनाए जाते हैं या जब वो धरती के अंदर चले जाते हैं मरने के बाद, तो उनके बोन से, उनके हड्डियों से जो बनता है उसको अपन बोलते हैं चारकोल, दैट इज नोन एज चारकोल। पूजा पाठ के टाइम पे पंडित जी लोग जो कोल यूज करते हैं वो चारकोल है। ठीक है, वो देखा है आपने, मतलब ऐसा लकड़ी की तरह वो काला टाइप का रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चारकोल, मेड फ्रॉम एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स एक्सेट्रा, मेड फ्रॉम प्लांट्स बाय कंबशन ऑफ वुड। अगर आपने भाई साहब लकड़ी को जलाया और कम मात्रा ऑफ एयर में जलाया तो भी वो चारकोल बन जाएगा। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इफ यू हैपन टू बर्न वुड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इट विल टर्न इनटू चारकोल। चारकोल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड चारकोल। प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल क्या है? हाईली पोरस एंड ब्रिटल इन नेचर। चारकोल को अगर तुम ऐसे मसल दोगे ना तो वो टूट जाएगा, चौक की तरह होता है, इतना सॉफ्ट है। इट इज ब्रिटल इन नेचर और हाईली पोरस। पोरस मतलब उसमें पानी जा सकता है। ठीक है, पोरस मतलब इट विल अलाउ थिंग्स टू एंटर इन। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन से बना है तो ऑब्वियसली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। यूजेस ऑफ चारकोल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। काफी सारे प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस में चारकोल यूज होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में, और दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के प्यूरिफिकेशन में
चारकोल का यूज होता है, ठीक है। ओके, कोक, व्हाट इज कोक? द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक। तो अगर आप कोल से कोल गैस को हटा दें तो जो बचता है उसको अपन बोलते हैं कोक, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहाँ पे, तो लेट्स से वी हैव कोल हियर, यहाँ पे भाई साहब आपका कोल है, इस कोल से आप क्या हटा दे रहे हैं? कोल गैस को, ठीक है। इस कोल गैस को अगर आप माइनस कर दें किससे? कोल से, तो व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली कोक। तो ये आपका कोक बन जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोक? एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। घरों में ये यूज होता है जहां पे गैस नहीं पहुंच पाया है, बहुत सारे घरों में आपका कोक यूज होता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? देखो जैसे समझो अगर आपका लेट्स से जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, हमको धरती में से जिंक मिल रहा है और जिंक को हमको एज अ मेटल यूज करना है, लेकिन जिंक हमको प्योर फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिला, ठीक है। अभी जिंक ऑक्साइड को हमको इसमें से जिंक चाहिए, मतलब ऑक्सीजन को कोई लेकर भागे, हमको ये चाहिए ना। ऑक्सीजन को हम कैसे भगाएंगे? तो हमने भाई साहब ये कोक के साथ इसको हीट किया। इफ वी हीट जिंक ऑक्साइड विथ कोक, व्हाट विल हैपन? ये जिंक रह जाएगा और ये भाई साहब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमको जिंक प्योर फॉर्मेट में मिल गया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको बोलते हैं। सो हियर कोक इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप किसी चीज से ऑक्सीजन को भगा देते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिडक्शन। इफ ऑक्सीजन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी सब्सटेंस इट इज नोन एज रिडक्शन। तो ये जो करता है उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए कोक आपका कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह तो बिहेव कर रही है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर रहा है। इट इज टेकिंग अवे द ऑक्सीजन एंड रेंडरिंग दिस एज प्योर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। In production of aeriform fuel as water gas, CO plus H2 and producer gas, ये सब कुछ गैसेस हैं जिनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और इसमें कोक का इस्तेमाल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको अपन बोलते हैं वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। सो दिस इज नोन एज द प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के प्रोडक्शन में कोक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोक इज एक्चुअली यूज्ड। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, भाई साहब कार्बन, कोल पाउडर डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, इस किसी में भी डिसॉल्व नहीं होगा। आप अगर इसको गोलने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे जम जाएगा। अगर आप पानी में कोयले को चूड़ा करके डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, इट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। तो जब तक आप उसको गोलेंगे तब तक लगेगा कि डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, it will settle down. So coal powder carbon does not dissolve in solvents. So coal powder does not dissolve in solvents like water, kerosene and cooking oil. इसमें भाई साहब ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये रीजन है? डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये रीजन है, एंड इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके ग्राफाइट में लेयरिक अरेंजमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन लेयर्स के बीच में आ जाते हैं, इसलिए फ्री हो जाते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन एटम? वेरी गुड, ठीक है। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 और 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? बस अब 4, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट। कोक, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट एंड पीट। मुनजा, कोक क्यों? रीजन, रीजन क्या है? ये बाकी क्या है? दीज आर फॉर्म्स ऑफ कोल, दिस इज नॉट कोक, ठीक है। कोल में से आप कोल गैस को निकाल देंगे तब कोक बनेगा, ठीक है। ये एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनस कोल, दीज आर फॉर्मेट्स ऑफ कोल, ठीक है। ये सारे आपके कोल हैं, कोल के फॉर्मेट्स हैं, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। ओके, सो कोक इज द ऑड वन आउट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कोल? देखो आपने लिखा रहेगा कितना था, 60 to 70%, 70 to 90%, एंड 90% अब रहेगा एंथ्रासाइड में, ठीक है।
तो 70 to 90% बिटुमिनस कोल में मिल जाएगा। दिस इज अ गुड फॉर्म ऑफ कोल, हाउएवर द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट। ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन, अभी हमने देखो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में देखा, कार्बन के दो टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। व्हाट आर दे? वन इज क्रिस्टलाइन एंड वन इज एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या क्या आ जाएंगे? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन। और एमोर्फस में क्या क्या आ जाएगा? कोल, कोक, फॉसिल फ्यूल्स, बेसिकली कोल एंड कोक एंड, ठीक है। तो आपका भाई साहब कोल और कोक आ जाएगा एमोर्फस फॉर्म्स में, ठीक है। ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। द कंपाउंड्स फॉर्म ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट अ कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अभी इस चीज को समझो भाई साहब, क्योंकि इसका समझना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 8, ठीक है। तो इसके पास है भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसको अभी क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम इसको दे, इसके लिए बहुत बड़े एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करे, इसके लिए भी बहुत बड़े एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए गिव एंड टेक नहीं हो सकता। सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ये भाई साहब आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो क्या करेगा फिर कार्बन? कार्बन भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब वो बॉन्ड्स होते हैं जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड्स है बेसिकली बॉन्ड्स इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस, ठीक है। यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गरीब एलिमेंट, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा। अभी शेयर करने से हो क्या रहा है? देखो हाइड्रोजन की गिनती में हम कितना गिर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक और इलेक्ट्रॉन जो कार्बन से आ रहा है वो शेयर कर रहा है, तो उसकी गिनती में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। अभी समझ लो एक और हाइड्रोजन है, ये यहां पे आ गया, ठीक है। एक और हाइड्रोजन है भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे आ गया। एक और हाइड्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ भाई साहब यहां पे आ गया। अभी हम अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? तो कार्बन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ना। शेयरिंग मतलब क्या है? दोनों का हक होगा उन इलेक्ट्रॉन्स पे। अभी कार्बन की गिनती कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? पहले 1 2 3 4 था, लेकिन अभी 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स गिनती करोगे, हाइड्रोजन अपना स्टेबल हो गया और कार्बन भी वैसा अपना स्टेबल हो गया। बोथ हैव एक्वायर्ड देयर स्टेबिलिटी। क्लियर है भाई साहब? ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स में भाई साहब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स के चलते एटम स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। दे एक्वायर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गए। इसी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो कार्बन इज बेसिकली फॉर्मिंग 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कार्बन के साथ भी कर सकता है भाई साहब, ठीक है। कैसे? कार्बन और कार्बन के साथ करेगा भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आप देखो जैसे कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब? बन गया भाई साहब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कार्बन हाइड्रोजन या दूसरे एलिमेंट्स के बीच में भी भाई साहब ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। ओके, एग्जांपल मीथेन। अभी मीथेन देखो कैसे बनता है, ठीक है। मीथेन इज बेसिकली व्हाट? मीथेन इज CH4। तो मीथेन इज व्हाट बच्चा पार्टी? CH4। ये आपका मीथेन गैस, ठीक है। बहुत ही अच्छा फ्यूल है ये। अभी ये कैसे बना रहेगा CH4? हमको मालूम है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन सजा दो भाई साहब ऐसे, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपने सजा दिए। अभी हाइड्रोजन का एक, ये एक, ये एक और ये एक भाई साहब, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन की गिनती कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन की गिनती कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भाई साहब अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका मीथेन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीथेन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस CH4, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अ कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दिस इज बेसिकली मीथेन। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन हो जाएंगे भाई साहब? व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स? कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स व्हिच, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे? कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। सो दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इनमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सेम फैमिली के हैं ना भाई साहब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स विल बी डिसॉल्विंग इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर। इनको आप वाटर में नहीं डिसॉल्व कर पाओगे। अभी अभी आपने देखा भाई साहब कि आप कोल को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इजीली भाई साहब ये मेल्ट भी हो जाएंगे, थोड़ा सा हीट दोगे तो खुश, ठीक है। इनके क्योंकि बॉन्डिंग कैसी है भाई साहब? शेयरिंग में है ना। तो शेयरिंग जब है तो वीक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो शेयरिंग में वीक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए भाई साहब फटाक से टूट जाता है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन हो जाएंगे? द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो देखो कार्बन एटम्स के बीच में समझ लो भाई साहब सामने सामने कार्बन एटम है। अभी देखो इसको समझो, ठीक है। ये आपका एक कार्बन एटम है, ये आपका एक कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन के आजू बाजू 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो ये आपका हो गया भाई साहब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H6। ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज व्हाट? इथेन। C2H6 इज इथेन, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आपका ऐसा भी हो सकता है, देखो कार्बन के आजू बाजू हम हर समय काउंट करना 1 2 3 4। इन 4 का मतलब क्या हो गया? एक कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन और एक अगले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है इसको समझ लो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है, 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 एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे। दैट इज व्हाट इट मींस। तो कार्बन के आजू बाजू कितने बॉन्ड्स ऐसे होने चाहिए? 4, क्योंकि 4 मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो कार्बन का कभी भी ऐसा होगा। अभी ये जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाए। अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाए तो अभी आपको और कितने बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी इस कार्बन में? 1 2 तो ढेरी गिनती कर लो, 3 4, 3 4 H लगा दो भाई साहब, ठीक है, बन गया। कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो कार्बन और कार्बन में भाई साहब 3 बॉन्ड्स हो गए, 4 नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी भाई साहब और कितने बनेंगे? एक इधर, एक इधर। इस कार्बन के आजू बाजू 4, इस कार्बन के आजू बाजू 4। ये जो हो रहा है ये आपका बेसिकली इसको हम बोलते हैं एल्कीन्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एल्काइंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एल्कीन्स, इसको हम बोलते हैं एल्काइंस। और इसको जहां पे कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जहां पे हर एक कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अपन बोलेंगे क्या? एल्केन्स। दिस इज नोन एज एल्केन्स। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कार्बन बॉन्ड ही हो रहा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देखो इथेन, यहाँ पे देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका इथेन, ठीक है। ओके, प्रोपेन देख लो भाई साहब, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, इसका नाम है प्रोपेन। इसके नाम कैसे पढ़े वो हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड कार्बन कार्बन और कार्बन, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के आजू बाजू गिनो 4, इस कार्बन के आजू बाजू गिनो 1 2 3 4, इस कार्बन के आजू बाजू गिनो 4। तो सबके सबके पास आपके ऑक्टेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली ओके। अनसैचुरेटेड मतलब 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर
एक डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड that can be a double bond or a triple bond between two carbon atoms is called an unsaturated hydrocarbon। अभी इसको देखो, इस कार्बन में और इस कार्बन में कितने बॉन्ड्स हो गए? दो। मतलब क्या हुआ रहेगा? मतलब भाई साहब आपका ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, लेट्स से भाई साहब आपका ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब भाई साहब इलेक्ट्रॉन इधर से आए हुए हैं, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका इथेन। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड which can be a double bond or a triple bond between two carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons। अगर तीन मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए तो आपके भाई साहब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। सो दीज आर ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हर एक कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहा तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओके, state whether the given statement is true or false। A carbon atom can form 6 covalent bonds, right? True or false? क्यों नहीं? चार, चार, 4 covalent bonds, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज 4 बाय अ कार्बन एटम, ठीक है। 6 नहीं हो सकता, फॉल्स, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम। कंप्लीट द एनालॉजी। इथीन जो है वो डबल बॉन्ड है, इथाइन क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो इथेन, आपको बोल दूं भाई साहब इथेन क्या है, देखो यहां पे इथेन है, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ये हो गया आपका इथेन। अभी जैसे जैसे आप देखोगे दो कार्बन एटम्स को हम ले रहे हैं, दो कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब डबल बॉन्ड हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड हो जाएगा तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल यू हैव टू डू? तो यहाँ पे आपने एक बॉन्ड इसका लिया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या? दिस विल बी इथीन। समझ में आ रहा है? यही फैमिली है, मतलब फैमिली अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 3 हो गया, ये एक H और ये एक H, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका इथाइन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है। तो इथीन में क्या होगा भाई साहब? इथीन में हो गया आपका डबल बॉन्ड, इथीन में हो गया आपका डबल बॉन्ड। इथाइन में क्या हो गया भाई साहब आपका? तो दिस विल बी ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? This is what? This is an example of an alkane. This is what? An example of an alkene. And this is what? An example of an alkyne. ठीक है, ये alkene और alkyne क्या हो जाएंगे? They will be unsaturated hydrocarbons. These are known as unsaturated hydrocarbons. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? Are we clear on this one? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। Find the odd one out. Ethane, propene, propane, methane. देखो जहां पे भी एन है इसका मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान से देखो, एन एन एन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एल्केन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इन मतलब ये होता है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो एन जब रहेगा तो इसका मतलब सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में, इन जब रहेगा तो इसका मतलब डबल, और आइन जब रहेगा तो इसका मतलब ट्रिपल। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो प्रोपीन हो गया ये भाई साहब। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, तो आपका अभी यहाँ पे हम कंपाउंड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। अगर आपने किसी भी कार्बन के फॉर्मेट को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ऑन इग्निशन द कार्बन, ये कोल है, इस कोल को आप जला रहे हैं, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोल, when you happen to burn it in air, it will combine with the oxygen present in air to form carbon dioxide. ठीक है, it will form carbon dioxide. If the gas is stirred, so the litmus paper turns blue to red. अभी इसको समझिए, आपने एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा है कि भाई साहब एसिड्स क्या करते हैं? What do the acids do? एसिड्स आपके क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को भाई साहब क्या करते हैं? They turn blue litmus to red. ब्लू लिटमस को भाई साहब रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ,
ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है, मतलब यहाँ पे वाटर है, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाकर क्या बना देंगे, H2CO3 विच इज बेसिकली व्हाट, कार्बोनिक एसिड। ये आपका बन गया कार्बोनिक एसिड, और ये भाई साहब एसिड है, तो ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ठीक है। इट विल चेंज मॉइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड। रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी, चूना मतलब समझते हैं ना, जो आप मस्त लगाते हैं भाई साहब, है ना, पेरेंट्स को जो लगा रहे हैं भाई साहब कंटिन्यूअसली साल दर साल जो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चूना है, चूने के पानी में अगर आप एक चूने के पानी में ऐसे बीकर में ऐसा करेंगे तो वो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ठीक है। व्हाई विल द लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये कार्बन का टेस्ट है बेसिकली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी। तो ये होता क्या है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका लाइम वाटर है। लाइम वाटर इज बेसिकली CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O। और ये जो CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये प्रेसिपिटेट बना देगा, नीचे जमने लगेगा, ठीक है। So if you blow air or rather carbon dioxide on blowing through the straw into the lime water turns milky white. Milky white ये पहले कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे आप इसमें एयर ब्लो करेंगे, so whenever you are blowing out air, what is it, what gas are you blowing out? Obviously carbon dioxide, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, this will form basically turns milky white. तो लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका प्रेसिपिटेट है प्लस वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एक्सेल्ड एयर रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई साहब, CO2, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, देखो हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है 12 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है भाई साहब 16। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक, तो 12 इंटू 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दो, 16 इंटू 2। तो ये हो गया आपका 12 प्लस 32, दैट इज 44। ये हो गया भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अकरेंस, एयर कंटेन्स 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in free state while exhaled air contains 0.4% of carbon dioxide, ठीक है। It is present in chalk and शादाबाद टाइल्स, ये आपके शादाबाद टाइल्स हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, chalk and शादाबाद टाइल्स। It is formed during combustion of wood and fossil fuels such as coal। तो वुड है, वुड को अगर आप हीट कर रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपको दिख रहा है भाई साहब, ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस थीसल फनल से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें पोर करा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, जो यहाँ पे ही रह जाएगा, और प्रोड्यूस होगा वाटर, और प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाई साहब इस बीकर में आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी कलेक्टेड इन द बीकर। सो यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हो गया आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। दिस विल बी कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एरो है इसका मतलब है कि भाई साहब ये गैस फॉर्मेट पे रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगा, दिस विल बेसिकली कलेक्ट, ठीक है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कलरलेस एंड ओडरलेस। हम लोग सब अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बट आर यू गेटिंग एनी स्मेल, नो। आर यू एबल टू सी इट, ठीक है। कुछ गैसेस आपके कलर्ड होते हैं, सो इसमें कोई कलर नहीं होता है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं होता है। इट इज डेंसर देन एयर, मतलब नीचे जमा होने लगेगा, ठीक है। इट इज डेंसर देन एयर, एयर से ये भारी है, ठीक है, सो नीचे जमा होता है ये। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका बर्निंग कैंडल, अगर आप किसी बर्निंग कैंडल को कार्बन डाइऑक्साइड के पास लाएंगे तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो रेड वाले होते हैं, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जोर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो बर्निंग को स्टॉप कराता है, ठीक है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सटिंग्विश द फ्लेम ऑफ द कैंडल, बुझा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड नीदर बर्न्स नॉट सपोर्ट्स कंबस्शन, अनसपोर्टिव है ये कंबस्शन के लिए, इट विल नॉट सपोर्ट बर्निंग। यूनिवर्सल इंडिकेटर, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू येलो और ऑरेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली होता है जिसमें हम एसिड और बेसिस को टेस्ट करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक एसिड, हम बोल सकते हैं। लाइम वाटर में भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड reacts with lime water to form insoluble calcium carbonate जो precipitate हो जाता है, and this is what turns the lime water milky. This reaction is a test to identify carbon dioxide gas. Water, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी मात्रा में वाटर में soluble है, इसको अपन क्या बोलेंगे, sparingly dissolves in water forming carbonic acid. बहुत थोड़ी मात्रा में ये सॉल्व होगा, ठीक है। और कार्बनिक एसिड भी अपने आप में बहुत वीक एसिड है, ठीक है। CO2 is soluble in water, इनसोल्यूबल है, बस अभी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इन पेरेंट CO2 is insoluble in water. Litmus paper carbon dioxide turns blue litmus paper to red, whereas moist red litmus paper remains as it is. कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है प्लस H2 प्लस CO2, ये बनाता है आपका 2NaSCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और तुम बिल्कुल भी नहीं लिखती हो, मैं तब से नोटिस कर रहा हूं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भाई साहब हर समय डिफेंसिव होना है, डिफेंसिव होना है विदाउट एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली होता क्या है, दिस इज अ बेकिंग सोडा। नहीं लिखा है ना तो मत लिखो, मत लिखो, मैं दिख रहा है मेरे को। इसके पहले दो रिएक्शन तुमने लिखे नहीं लिखे, मैं बोल रहा हूं तुमने नहीं लिखे। इसके पहले वाला स्लाइड का जो भी इंफॉर्मेशन था तुमने लिखा था, नहीं लिखा था। अगर मैं तुमको प्रूव कर दूं कि तुमने नहीं लिखा है तो बुलाऊं तुम्हारे मम्मी पापा को। डिफेंसिव ना, ये एटीट्यूड कहीं और दिखाना, मेरे को मत दिखाओ। जो तुमने नहीं किया ना उसको एक्सेप्ट करो, सिंपल। होता है कभी कभी आप नहीं कर रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूं तुम नहीं लिख रही हो। वो दो पेज का नोट दिखा रही हो, मैंने यहाँ पे पैसा 35 पेज का कवर कर लिया है। किया है तुमने? नहीं किया है। और हर बार तुम्हारा ये डिफेंसिव एटीट्यूड रहता है, नहीं मैं सही हूं, और दिख रहा है ना, उधर मार्क्स आते हैं ना इधर, है ना। ये तुमने लिखा है, लिखा हो ना भाई, लिखा है तुमने? नहीं लिखा है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं लिखा है तुमने। स्टॉप क्रिएटिंग नॉनसेंस। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बनता है भाई साहब, ठीक है। ये हमारा हाउस होल्ड मैसेज में रहता है भाई साहब, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। ओके, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका एरेटेड ड्रिंक्स बनते हैं, ठीक है, जैसे कोको कोला हो गया, मतलब फुस्स से जो निकलता है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या होता है, इनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में ऐड कर देते हैं। जैसे आप खोलते, जो फुस्स से निकलता है वो बेसिकली वो चिल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक में चिल प्रोड्यूस करता है। आप किसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को खोल दो, उसको भले ही फ्रिज में रख दो, मतलब खोल कर उसका गैस निकाल दिया, आप इसको बंद करके रख दीजिए, आपको वो टेस्ट आएगा ही नहीं, वो स्वीट वाटर हो जाएगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने पानी में शक्कर घोल कर पी रहे हैं आप, ठीक है, वैसा लगेगा। बिकॉज इट इज द कॉम्पोनेंट विच वॉज मेकिंग इट एज एन एरेटेड ड्रिंक हैज ऑलरेडी गॉन। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सॉलिड फॉर्म यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज एंड फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ मिस्ट, ठीक है। ऐसा सॉलिड फॉर्म में आपने देखा रहेगा कुछ ऑर्गेनाइजर्स या भाई साहब आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें ऐसे धुआं उड़ता है, तो ये धुआं बेसिकली सॉलिड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। लिक्विफाइड फॉर्म इज यूज्ड टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी। बहुत सारे लोग कैफीन, जो मतलब कॉफी पीना चाहते हैं लेकिन कॉफी में जो कैफीन है उसका उनके ऊपर गलत असर होता है, उनका बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस कैफीन को भी हम निकाल सकते हैं अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो। लिक्विड फॉर्म इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग मतलब क्या है, ऐसे क्लीनिंग जहां पे आपका चीज मॉइस्ट ना हो, ठीक है। जैसे कुछ कोट्स होते हैं और जैकेट्स होते हैं जिनको ड्राई क्लीनिंग कराते हैं हम, ठीक है। कोट देखा होगा आपने, ठीक है, इनको हम जैसे वॉशिंग मशीन में डालकर नहीं धो सकते। सो दीज आर थिंग्स विच विल रिक्वायर ड्राई क्लीनिंग। कुछ भारी साड़ियां होती है जैसे बनारसी साड़ियां, ठीक है, या आपके कोट्स, एक्सपेंसिव चीजों को अपन को ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं भाई साहब। फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है, देखो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे भाई साहब ऐसा प्लेस होता है, जैसे आप इसको करते हैं ये उलट जाता है, ठीक है।
So when the capsule breaks on pressing the knob, the sulfuric acid comes in contact with sodium bicarbonate and the two react chemically to release carbon dioxide. अभी देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बड़ी मात्रा में भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये उस चीज, जैसे मान लो यहाँ पे आग जली है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बहुत जोर से, तो ये क्या कर देगा, इस सरफेस को कवर कर देगा। सो अभी आपका ऑक्सीजन सप्लाई इससे कट हो जाएगा और ये बुझ जाएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है हमको क्या लगता है कि हर एक आग जो जल रही है उसको हम पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी आग जो लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगती है, और इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को अगर आप पानी से बुझाने जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो दैट्स द रीजन वी वुड रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड और फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, स्मॉल फायर्स को हम फायर एक्सटिंग्विशर से बेसिकली बुझा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैचेस फायर, जहां पे आप वाटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल फायर हुए होंगे या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से फायर हुआ रहेगा तब आप इसको यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट कॉज करोजन एंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The fire extinguishers are used to extinguish small scale fire. In modern fire extinguishers, carbon dioxide is filled in liquid and solid form under pressure. ठीक है, इसको under pressure हम basically on reducing the pressure, carbon dioxide comes out forcefully. मीथेन, भाई साहब मीथेन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना है, CH4। तो मॉलिक्यूलर मास कितनी हो जाएगी भाई साहब, इसको देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास। तो इसका कार्बन का भाई साहब मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है 12, इसका मॉलिक्यूलर मास है 1, तो 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, सो दैट विल बी 16। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अकरेंस, नेचुरल गैस आपका नेचुरली अकर करता है 87%, एक्सीलेंट फ्यूल है ये। ठीक है, तो आपने गांव खेड़े में जो बायोगैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा है जिसमें आप सारा कचरा डाल देते हैं, एनिमल वेस्ट वगैरह, ठीक है, उससे जो बनता है वो आपका मीथेन गैस है। प्रेजेंट इन बायोगैस जो ज्यादा करके गोबर या एग्रीकल्चरल वेस्ट को अगर आप डाल देंगे तो उससे मीथेन गैस बन जाएगा। ठीक है, फाउंड इन कोल माइंस एंड द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस, ये जो खाड़ी एरिया है वहां पे भी आपको वैसा मीथेन गैस मिलेगा। देयरफॉर मीथेन इज कॉल्ड एज मार्श गैस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन। अनएरोबिक प्रोसेस मतलब आप वॉर्म्स वगैरह ऐड करते हैं, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़ा हुआ खाना, वेजिटेबल पील्स और एनिमल वेस्ट, इनका अगर आप डिकम्पोजिशन कराएंगे, इनको सड़ाएंगे तो आपका भाई साहब मीथेन बनेगा। हीटिंग एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस, ये सारे तरीके हैं मीथेन को प्रिपेयर करने का। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई साहब, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 161.5। कलरलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर, इट डजंट हैव एनी कलर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन वाटर। ठीक है, तो मतलब अगर आप मीथेन और वाटर को मिक्स करेंगे तो आपका भाई साहब मीथेन ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर मतलब हार्डली सोल्यूबल इन वाटर है, हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाईली इन्फ्लेमेबल, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूल है ये। ठीक है, इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम। तो आपका देखो मीथेन है और ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ये जो हीट लिबरेट हो रहा है, दिस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, द रिएक्शन अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ 250 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट दे रहे हैं किसमें, मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर में, तो इट विल फॉर्म मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। यूजेस ऑफ CH4 यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स वगैरह में। डोमेस्टिक फ्यूल, गांव खेड़े में यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल, जहां पे आप बायोगैस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोगैस प्लांट होता है, देखो यहाँ पे बायोगैस प्लांट है। मिक्सिंग टैंक, स्लरी ऑफ कैटल डंग, गोबर वगैरह सब डाल देते हैं आप इसमें। ठीक है, और इसमें भाई साहब आपका जो डिकम्पोजिशन होता है उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। इसी मीथेन गैस को आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। ये ओवरफ्लो टैंक है, मतलब अगर समझ लो ज्यादा हो गया है तो ये ओवरफ्लो कर यहाँ पे आए। ठीक है, बाकी आपका डिकम्पोजिशन से। एनिमल डंग, गोबर, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज एक्सेट्रा गेट डिकम्पोज बाय अनएरोबिक माइक्रोब्स। अनएरोबिक मतलब जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ईस्ट वगैरह। ठीक है,
in a biogas plant, this produces biogas. Biogas contains 55 to 60% of methane and the rest is mainly carbon dioxide. Biogas, production of biogas is an anaerobic process है भाई साहब, ठीक है, anaerobic process है, takes place in two stages. Production of acids, the anaerobic microbes act on the तो यहाँ पे microbes हैं, ठीक है, ये क्या होंगे भाई साहब, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पे एक्ट करेंगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स. Methane gas production, the metagonic bacteria act on the organic acids to produce methane gas. तो ये आपका एसिडिक एसिड है, जैसे मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है. यूजेस ऑफ बायोगैस, फ्यूल, कुकिंग गैस, इन सब में यूज होता है. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ वेरी गुड मैन्योर इज ऑब्टेन्ड. मैन्योर मतलब आपका बायोगैस प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जो बचता है उससे हम अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं. मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, ट्रू, ओके. मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन बायोगैस क्या होगा, मीथेन. मीथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस, एक का भी ध्यान नहीं है. कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. निकल कैटलिस्ट यूज हुआ था भाई साहब, क्या कंप्लीट एनालॉजी. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44, मीथेन का कितना हो जाएगा भाई साहब, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है भाई साहब 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 44, यहाँ पे 12 प्लस 4 इंटू 1 तो 16 हो जाएगा, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली 16. ओके, सो दैट वाज द चैप्टर पीपल. हो गया तुम लोग का.